हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी क्रोमोसोम या गुणसूत्र। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं, साथ ही साथ क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की स्ट्रक्चर भी पूरी की पूरी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की खोज किसने की थी। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम की क्रोमोसोम की खोज सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने की थी। किसने की थी? 1875 में किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। फिर इसके बाद देखिए, जो क्रोमोसोम वर्ड है यानी जो क्रोमोसोम टर्म है, इसको सबसे पहले किसने दिया? तो जो क्रोमोसोम टर्म है इसको सबसे पहले दिया था वर्ल्डियर नामक साइंटिस्ट ने 1888 में। यानी सबसे पहले यदि हम बात करें तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने की 1875 ईस्वी में। वहीं क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वर्ल्डियर ने किया 1888 के अंदर। यदि हम गुणसूत्र समझें कि एक्चुअल में गुणसूत्र है क्या, तो देखिए गुणसूत्र की यदि हम परिभाषा देखें, डेफिनेशन देखते हैं, तो देखिए जीन्स का वहन करने वाली वे जीव द्रव्य की इकाइयां जो निरंतर कोशिका विभाजन द्वारा गुणन करती है तथा अपने व्यक्तित्व, आकार की एवं कार्यकी को बनाए रखती हैं, उन्हें ही हम गुणसूत्र कहते हैं। नॉर्मली तौर पे यदि आप समझें तो देखिए, किसी भी यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है तो वो गुणसूत्र के माध्यम से ही होता है, क्योंकि गुणसूत्र ही एक्चुअल में आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। मतलब आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम गुणसूत्र ही करते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि गुणसूत्र जो है बेसिकली जीन्स का वहन करते हैं, यानी जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को ले जाते हैं। तो बेसिकली गुणसूत्र को आप डेफिनेशन तौर पे ऐसा समझ सकते हैं कि जीन्स को ले जाने वाली अर्थात जीन्स का वहन करने वाली ऐसी जीव द्रव्य की छोटी छोटी इकाइयां आप इसको कह सकते हैं, जो कि निरंतर कोशिका विभाजनों के द्वारा गुणन करती रहती है। क्रोमोसोम की यदि आप बात करेंगे तो जीन्स को तो ले जाने का काम करती है, साथ ही साथ यह लगातार विभाजित होती रहती है और गुणन करती है, क्योंकि विभाजन के परिणाम स्वरूप ही तो यह गुणन करती है, यानी अपने आकार को बनाती है, यानी अपनी आकारकी को बनाए रखती है। तो जीन्स का वहन करने वाली अर्थात जीन्स को ले जाने वाली जीव द्रव्य की ऐसी छोटी छोटी इकाइयां जो कि निरंतर कोशिका विभाजन के द्वारा गुणन करती रहती हैं तथा साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व, आकारिकी और कार्यकी को बनाए रखती हैं, उन्हें ही हम गुणसूत्र कहते हैं। तो शाब्दिक तौर पे आप समझ गए होंगे कि जीन्स को ले जाने वाली ऐसी जीव द्रव्य की छोटी छोटी इकाइयां जो कि निरंतर कोशिका विभाजन करती है और कोशिका विभाजन के द्वारा गुणन करती है, साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व, आकारकी एवं कार्यकी को अगले पीढ़ी में बनाए रखती है। मतलब जैसे लक्षण आपको एक पीढ़ी में दिखेंगे वैसे ही लक्षण मिलते जुलते आपको अगली पीढ़ी में भी दिखेंगे। तो इसका रीजन क्या है? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की यदि आप संरचना देखेंगे तो देखिए क्रोमोसोम की जो संरचना, इसमें कई सारे भाग आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले देखिए क्रोमोसोम की तो आपको संरचना समझनी है। तो देखिए क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संरचना में आपको सबसे ऊपर का जो भाग दिखाई दे रहा है, सिरे वाला भाग, ये क्या कहलाता है? टीलोमियर कहलाता है। एक्चुअल में टीले शब्द का संबंध ही ऊपरी भाग से होता है, तो आपको समझना है कि टीलोमियर सबसे ऊपरी भाग में होता है। फिर आपको अंदर कुछ मुड़ी हुई संरचनाएं दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। इसको हम क्या कहते हैं? जो घुमावदार संरचना, इसको हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। फिर इसके अंदर देखिए आपको एक संरचना दिखाई दे रही है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के चारों ओर आप देख सकते हैं एक परत है जिसको हम कहते हैं पेलिकल। फिर इसके अंदर देख सकते हैं आप कि कुछ अंदर काली काली ब्लैक स्पॉट जैसी संरचनाएं नजर आती है जिनको हम कहते हैं क्रोमोमियर। फिर आपको देखिए यहाँ पे एक धंसा हुआ स्थान नजर आता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, यानी कि इनको हम कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन। वहीं देखिए दूसरा भी धंसा हुआ भाग एक है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, यानी कि द्वितीयक संकीर्णन। वहीं देख सकते हैं ऊपर का जो गोलाकार भाग है नीचे वाला, ये क्या है? सैटेलाइट कहलाता है। अब आप क्रमशः यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी गुणसूत्र की संरचना में कितने भाग होते हैं और उन भागों के बारे में आप क्रमशः देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम क्रोमोनिमेटा की बात करते हैं तो देखिए प्रत्येक गुणसूत्र जो है दो ऐंठे हुए सूत्रों का बना होता है। ऐंठे का मतलब है कि घुमावदार, और इन सूत्रों को ही हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा के चारों तरफ मैट्रिक्स होता है जो चारों तरफ एक महीन झिल्ली से ढका होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र में आपको
बीच में ऐसे दो ऐंठे हुए संरचनाएं नजर आती है। मतलब ऐंठे का मतलब है कि घुमावदार संरचनाएं। तो एक के ऊपर एक लिपटी हुई संरचनाएं आपको नजर आ रही है, और इन्हीं एक के ऊपर एक दो लिपटी हुई जो संरचनाएं हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र में दो घुमावदार या ऐंठी हुई संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा के बाहर आप देख सकते हैं कि ये जो खाली स्थान पाया जाता है जहां पे कुछ ऐसे द्रव भरा है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। वहीं आप देख सकते हैं कि जो खाली स्थान है ये मैट्रिक्स अपने चारों तरफ जो है एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है, और ये आपको जो ग्रीन कलर से ये डाट डाट करके यहाँ पे नजर आ रही है संरचना, इसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र में दो घुमावदार या ऐठी हुई संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। वहीं क्रोमोनिमेटा के बाहर जो खाली स्थान होता है वहां पे द्रव भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए दूसरा जो प्रमुख भाग है वो है क्रोमोमियर। देखिए अर्धसूत्री विभाजन की जब प्रथम प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है, इसमें जो क्रोमोनिमेटा होता है इस पर कणों जैसी संरचनाएं दिखाई देती है जिनको ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। तो जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम प्रोफेज अवस्था आती है उसमें क्रोमोनिमेटा के अंदर आपको छोटे छोटे कणों के जैसे यानी स्पॉट नजर आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स। आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोनिमेटा है, क्रोमोनिमेटा जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था आती है इसमें क्रोमोनिमेटा जो है, जैसे क्रोमोनिमेटा तो ये घुमावदार संरचनाएं हो गई, इन घुमावदार यानी कि ऐठी हुई संरचनाओं के अंदर आपको ब्लैक कलर के स्पॉट नजर आ रहे हैं। इन्हीं ब्लैक कलर के स्पॉट को ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। इसके बाद देखिए सेंट्रोमियर अथवा प्राथमिक संकीर्णन। तो देखिए सूत्री विभाजन की मेटाफेज व एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक संकीर्णन यानी कि गुहा दिखाई देती है जिसे हम सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। इसे बेसिकली दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए एक तो प्राथमिक संकीर्णन, एक द्वितीयक संकीर्णन। आपको यहाँ पे गुणसूत्र की संरचना में नजर आएगा कि प्रत्येक गुणसूत्र जो है एक स्थान पर धंस कर या दब करके सकरा हो जाता है, जैसा कि आपको इधर देखने को मिल रहा है कि देखिए स्टार्टिंग में तो गुणसूत्र कैसा है, आकार में एकदम से बराबर है, लेकिन आगे चलने के बाद ये स्थान पर क्या हो गया, धंस गया है यानी थोड़ा दब गया है, और गुणसूत्र यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा संकरा हो गया है यानी कि नैरो हो गया है। तो ये जो गुणसूत्र की संरचना है इसमें प्रत्येक जगह पे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि कई सारी ऐसी जगहें पाई जाती है जहां पे गुणसूत्र धंस कर या दब करके सकरा हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो यदि एक ही सेंट्रोमियर है तो उसको हम प्राथमिक संकीर्णन कहेंगे। लेकिन इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब द्वितीयक संकीर्णन की यदि हम बात करें, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन की, तो कभी कभी देखिए किसी गुणसूत्र में एक की बजाय अधिक सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो यदि एक से ज्यादा सेंट्रोमियर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी आप समझ सकते हैं कि कुछ गुणसूत्रों में जो प्राथमिक संकीर्णन होते हैं उसके अतिरिक्त एक लंबी भुजा में एक अतिरिक्त संकीर्णन पाया जाता है जिसे हम द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। और द्वितीयक संकीर्णन के जो आगे का भाग होता है वो क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ये हमारा द्वितीयक संकीर्णन यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन या इसको हम द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। तो इसके आगे का भाग देख सकते हैं कि ये क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। और फिर इसके दोनों साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं टीलोमियर जो है, सिरे वाला भाग टीलोमियर कहलाता है। तो इसके नीचे भी आप टीलोमियर कह सकते हैं, और आपको ऊपर तो हमने टीलोमियर दिखा भी सो भी किया है हमने यहाँ पे कि ऊपर साइड यहाँ पे सिरे वाला भाग क्या है, टीलोमियर। तो टीलोमियर गुणसूत्र के सबसे ऊपर भी होता है और गुणसूत्र के सबसे नीचे भी होता है। इस प्रकार से मानव में यदि हम ओवरऑल बात करें तो मानव की हर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र की संरचना है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।